हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। जैसे हम देख रहे हैं आजकल दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं और हर कंट्री का किसी न किसी कंट्री से अफेयर है। ये कोई नई बात नहीं बल्कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। आज हम जापान, यूएसए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे कि यूएसए ने पहला एटॉमिक बॉम्ब जापान पे क्यों गिराया और लाखों लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। सबसे पहले दोस्तों, जापान एक खतरनाक खेल खेल रहा था और उसकी आइडियोलॉजी और मोटिवेशन की कोई हद नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान सिर्फ एक कंट्री नहीं था, वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पर चल रहा था। जापान का रूलर था एम्परर हिरोहितो। जापानी सोसाइटी में एम्परर को सिर्फ किंग नहीं समझा जाता था। लोग बिलीव करते थे कि एम्परर डिवाइन है और एम्परर के लिए मरना ऑनर है, सरेंडर करना शर्म की बात है। ये आइडियोलॉजी स्कूल से बच्चों को भी सिखाई जाती थी। इस कल्चर को सपोर्ट करता था एक एंशिएंट वॉरियर कोड, बुशीडो। बुशीडो का रूल सिंपल था, वॉर में मर जाओ या मार दो, आखिरी दम तक लड़ो, कभी सरेंडर नहीं करो। इसी आइडियोलॉजी की वजह से जापानीज सोल्जर्स जंगल में सालों तक फाइट करते रहे। सरेंडर करना उनके रूल्स, मकसद और आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। जापान का असली मकसद था एशिया पर कंट्रोल हासिल करना और एक बड़ा एम्पायर बनाना। इस प्लान को कहा जाता था ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर। आइडिया ये था कि एशिया को वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स से फ्री करना, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जापान ने इसी आइडियोलॉजी, जज्बे और आखिरी दम तक फाइट करने की वजह से इन कंट्रीज पर कंट्रोल ले लिया: चाइना, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इस एग्रेसिव एक्सपेंशन ने अमेरिका को अलार्म कर दिया। अमेरिका अलर्ट हो गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 का रिजल्ट देख के वो डायरेक्टली वॉर में शामिल नहीं होना चाहता था। अमेरिका ने जापान को इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा दिया। जापान की वॉर मशीन एक चीज पर डिपेंड करती थी, ऑयल। प्रॉब्लम ये थी कि जापान का 80% ऑयल अमेरिका से आता था। जब जापान ने चाइना पर ब्रूटल वॉर कंटिन्यू रखा तो अमेरिका ने डिसीजन लिया, ऑयल, स्टील और स्क्रैप मेटल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। जापान की इकोनॉमी सडनली क्राइसिस में आ गई। अब जापान के लीडर्स के पास सिर्फ दो चॉइसेस थीं: एक्सपेंशन रोक दें या फोर्स से रिसोर्सेज कैप्चर करें। जापान ने सेकंड ऑप्शन चूज किया और सरप्राइज अटैक किया। पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941। हवाई के आइलैंड पर एक नेवल बेस था जहां जापान ने सरप्राइज एयर अटैक लॉन्च किया। इस अटैक से यूएसए को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। 2400 अमेरिकन्स मर गए, बैटलशिप्स डिस्ट्रॉय हो गईं और हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट भी। जापान का प्लान सिंपल था, अमेरिका को शॉक दो कि वो वॉर से दूर रहें, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गई। अटैक के बाद अमेरिका में नेशनल एंगर एक्सप्लोड हो गया। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कांग्रेस में स्पीच दी और कहा, दिस डे विल लिव इन इन्फेमी। उसी दिन अमेरिका ऑफिशियली वॉर में एंटर हो गया। अमेरिका की इंडस्ट्रियल पावर इतनी मैसिव थी कि कुछ ही सालों में यूएस ने थाउजेंड्स ऑफ टैंक्स, एयरक्राफ्ट और शिप्स प्रोड्यूस कर दिए। वॉर का बैलेंस चेंज होने लगा। जापान और यूएसए की डेंजरस वॉर चलती रही। 1945 तक जापान ऑलमोस्ट कोलैप्स के एज पर था। यूएस एयरफोर्स ने सिटीज पर मैसिव बॉम्बिंग की, जैसे बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो, जिसमें लगभग 100,000 लोग मर गए। जापान की नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फूड शॉर्टेज सिवियर थी और सिटीज जल चुकी थीं। लेकिन फिर भी जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अनकंडीशनल सरेंडर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उनको डर था कि एम्परर का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब वक्त था जहां ये वॉर अलग मोड़ पे जाने वाली थी। वॉर के लास्ट फेज में अमेरिका सीक्रेटली एक डेंजरस वेपन बना रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 1,30,000 साइंटिस्ट्स और वर्कर्स काम कर रहे थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज हुए। जुलाई 1945 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ट्रिनिटी टेस्ट। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट्स खुद शॉक हो गए। अब अमेरिका के पास एक वेपन था जो एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। यूएसए के पास जापान को हराने के दो ऑप्शंस थे। पहला ये था कि नेवल ब्लॉकेड और नॉर्मल बॉम्बिंग कंटिन्यू करें। इसका मतलब ये था कि जापान को भूखा रखें और उनके सिटीज और फैक्ट्रीज को बॉम्ब करते रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता और सिविलियंस और ज़्यादा मरते। वॉर खत्म होने में महीने या साल लग सकते थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि फुल इन्वेजन करें, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल कहते हैं। इसमें यूएस सोल्जर्स डायरेक्ट जापान के आइलैंड्स पर लैंड करते और फाइट करते। एस्टिमेट के मुताबिक 500,000 से 1 लाख यूएस सोल्जर्स मर सकते थे और जापानीज आर्मी और सिविलियंस भी हर जगह फाइट करते, इसलिए मिलियंस जापानीज लोग भी मर सकते थे। इसलिए एटॉमिक बॉम्ब का यूज कंसिडर किया गया। इससे वॉर तुरंत खत्म हो जाता, यूएस सोल्जर्स की डेथ्स मिनिमम होती, साथ ही वर्ल्ड को ये पॉलिटिकल मैसेज मिलता कि यूएस पावरफुल है और जापान पर कंट्रोल के साथ सोवियत इन्फ्लुएंस भी लिमिट हो जाता। 26 जुलाई 1945 एलाइज ने जापान को लास्ट वार्निंग दी, पॉट्सडैम डिक्लेरेशन। मैसेज क्लियर था, सरेंडर करो वरना डिस्ट्रक्शन होगी। जापान ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15, जापानीज सिटी हिरोशिमा। एक B-29 बॉम्बर फ्लाई कर रहा था, इनोला गे।
बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। एक ब्राइट फ्लैश हुआ और कुछ सेकंड्स में सिटी का सेंटर वेपराइज हो गया। 70,000 लोग इंस्टेंटली मर गए और थाउजेंड्स इंजर्ड हुए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा बॉम्ब गिरा, नागासाकी। प्लेन था बॉक्सकार, बॉम्ब का नाम था फैटमैन। सेकेंड बॉम्ब का रीजन जापान में इंटरनल लीडरशिप डिबेट और सोवियत वॉर एंट्री। शॉक डबल, मैसेज क्लियर। इसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, सोवियत इन्वेजन ऑफ मंचूरिया। अब जापान को एक नहीं 2 सुपर पावर्स फेस करनी थी। फाइनली एम्परर ने इंटरवीन किया। 15 अगस्त 1945 को एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर सरेंडर अनाउंस किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि यूएसए ने नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक क्यों किया और पहला सिटी ड्रॉप होने के बाद सरेंडर का वेट क्यों नहीं किया? इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन लाइक्स पे वीडियो रिलीज होगा। गुड बाय।